हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के Q4 FY22 के रिजल्ट्स देखेंगे। उसी के साथ साथ हम कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे FY21 वर्सेस FY22 और साथ ही साथ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है वो भी देखेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली कंपनी के रिजल्ट्स पे आ गए। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं, यानी कि कंपनी की जो कोर बिजनेस इनकम है उसमें 24.7% की ग्रोथ है और जो कंपनी का इबिटा है यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन उसमें 31.9% की ग्रोथ है और जो इबिटा मार्जिन है वो 29.1% से इंप्रूव होकर 30.8% हो गए हैं। उसके बाद अगर हम कंपनी का इबिट देखें, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे 22 करोड़ से इंक्रीज होकर 28.5 करोड़ हो गया है। और फाइनली अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 37.3% से ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 21.7% से इंक्रीज होकर 23.9% हो गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो डबल डिजिट में हमें रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 5.6% की ग्रोथ है और जो कंपनी का इबिटा है वो 0.6% से इंक्रीज हुआ है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लैट परफॉर्मेंस है। उसके बाद इबिटा मार्जिन्स 33.3% से डिक्रीज होकर 31.7% हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के जो अदर एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज होने की वजह से हमें मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ थोड़ी सी एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कंपनी का इबिट देखें यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 79 करोड़ से इंक्रीज होकर 84 करोड़ हो गया है और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 11.3% से ग्रोथ है, 56 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 62.8 करोड़ हो गया है। फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो हमें ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में हमें बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो डबल डिजिट में हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब एक बार हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम HMDS सेगमेंट की बात करें तो ये ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे कैपेसिटी आप देख सकते हो कंपनी की 4200 मेट्रिक टन्स की देखने को मिल रही है और उसके सामने प्रोडक्शन 2068 टन्स का, यानी कि 49% की यूटिलाइजेशन। यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है वो हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखें तो 47% कंट्रीब्यूशन HMDS से आता है और यहाँ पे अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो रेवेन्यू हमें ऑलमोस्ट स्टेबल देखने को मिल रहा है। 121 करोड़ लास्ट ईयर था और इस साल 122 करोड़ है। और उसी के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोमेस्टिक में यहाँ पे सेल्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, 102 करोड़ से डिक्रीज होकर 95 करोड़ और एक्सपोर्ट्स जो है वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, 19 करोड़ से 26 करोड़। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज हुई है ओवरऑल 121 करोड़ से 122 करोड़, बट अगर आप इनका प्रोडक्शन वॉल्यूम का डेटा देखोगे तो लास्ट ईयर प्रोडक्शन था 3033 मेट्रिक टन्स का, जो कि डिक्रीज होकर 2068 मेट्रिक टन्स हो गया है। वॉल्यूम में हमें बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि HMDS का जो रियलाइजेशन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली यहाँ पे हमें सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदरवाइज अगर हम वॉल्यूम का डेटा देखें तो हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है CMIC केमिकल्स का। यहाँ पे कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम का डेटा देखें तो FY22 में हमें 72% का यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि FY21 में कंपनी ने टोटल प्रोडक्शन किया था 1797 मेट्रिक टन्स का, यानी कि 1800 हम बोल सकते हैं, यानी कि 100% यूटिलाइजेशन पे लास्ट ईयर हमें कंपनी की इस केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिली थी। इस साल यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू का डेटा देखें तो FY21 में 84 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि डिक्रीज होकर 68 करोड़ हो गया है। यहाँ पे वॉल्यूम में भी गिरावट है और ओवरऑल रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट्स में भी सेल्स डिक्रीज हुई है 40 करोड़ से 32 करोड़ और डोमेस्टिक सेल्स भी 44 करोड़ से 36 करोड़ हो गई है। और यहाँ पे ये सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 26% जितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद तीसरा सेगमेंट है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स का। यहाँ पे कंपनी जिंक ब्रोमाइड की ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और कैल्शियम ब्रोमाइड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। यहाँ पे अगर हम टोटल ब्रोमाइड्स के
प्रोडक्शन की बात करें तो 15,000 मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी है कंपनी के पास, जिसमें से सिर्फ हमें 18% का यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि 2700 टन्स का। सो यहाँ पे लास्ट ईयर जो कंपनी ने प्रोडक्शन किया था वो अराउंड 2000 मेट्रिक टन्स का था। सो ऑयल वेल केमिकल सेगमेंट में हम बोल सकते हैं कि 2000 से 2700 मेट्रिक टन्स का हमें वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 31 करोड़ से इंक्रीज होकर 60 करोड़ हो गया, यानी कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स में हमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, 10 करोड़ से इंक्रीज होकर 37 करोड़। और डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो 21 से 23 करोड़ की हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ टोटल रेवेन्यू में अराउंड ये 23% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो यहाँ पे अगर हम तीनों सेगमेंट के परफॉर्मेंस की बात करें तो HMDS में हमें फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, CMIC में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, और ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स में हमें ऑलमोस्ट 100% से ग्रोथ देखने को मिली है। सो एक चीज़ बोल सकते हैं कि कंपनी का जो पूरे साल में हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स का। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है, कंपनी के बिजनेस में क्या रिस्क है, क्या हमें मोड्स देखने को मिल रहे हैं कंपनी के बिजनेस में, उसी के साथ साथ अभी क्या वैल्यूएशंस है और फ्यूचर में कंपनी के बिजनेस प्लान के हिसाब से हमें क्या पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि केमकॉन का सबसे मेजर फोकस ये है कि HMDS और CMIC जो इंडिया में इंपोर्ट होता है उसका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का रोल कंपनी प्ले करना चाहती है, यानी कि वो खुद इंडिया में इसे मैन्युफैक्चर करके डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स करना चाहती है। बट यहाँ पे अगर आप इस साल का डेटा देखते हो तो FY21 FY22 दोनों सेगमेंट HMDS और CMIC डोमेस्टिक सेल्स में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली, और वो भी वॉल्यूम के साथ। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जहाँ पे कंपनी इतनी बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो उस प्रोडक्ट की इतनी मार्केट में हमें डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। सो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स का सेगमेंट है, यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है और उसके सामने यूटिलाइजेशन हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, बट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लास्ट ईयर जो बेस ईयर था वो काफ़ी कम था। सो इस रीज़न की वजह से भी यहाँ पे हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं मेरा ओपिनियन शेयर करूँ तो रिजल्ट्स ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है उसमें कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब एक बार हम कंपनी की बैलेंस शीट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सो यहाँ पे रिजर्व्स हमें अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, 317 करोड़ से 381 करोड़, और जो बोरोइंग्स है वो भी 36 करोड़ की हमें इस साल देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ से इंक्रीज हुई है। उसके बाद अगर हम कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो आप देख सकते हो 2016 से 2022 तक हमें कंटिन्यूसली जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज होती जा रही है, बट उसके सामने कंपनी के डेटर्स भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कंपनी जो सेल कर रही है वो उधार पे सेल कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल साइकिल के रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सो डेटर डेज 142 से 146 हो गए हैं। सो यहाँ पे आप ये खुद देख सकते हो कि कंपनी का पहला तो सेल्स इंक्रीज हो रही है और वो भी उधार पे, और उसी के साथ साथ जो डेटर डेज हैं वो भी हमें पिछले 4 साल से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर इन्वेंट्री डेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले साल से कंपेयर करें तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 182 डेज से 102 डेज है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास देखने को मिलता है, और डेज पेएबल भी अराउंड 70 के आसपास है। सो अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखते हो तो पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, 254 डेज से 177 डेज हो गए हैं। सो फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और फुल ईयर बेसिस पे हमें कंपनी के जो रिजल्ट्स है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कंपनी का जब IPO आया था तो इसकी लिस्टिंग ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ के आसपास देखने को मिली थी, और उसके बाद से स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है। सो बहुत ही केयरफुली होकर आपको ऐसी सब कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। मैंने इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो बनाया है वो भी एक बार आप चेक कर लेना फंडामेंटल एनालिसिस का, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और दूसरी चीज़, जब भी आप कभी भी IPO वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट आपको
2 या 3 साल रुकना चाहिए ताकि उस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पता चल सके। और यहाँ पे प्रमोटर्स को लेके भी कुछ रेड फ्लैग्स देखने को मिल रहे हैं। सो जितना हो सके ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज में आपको थोड़ा सा सेफ होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ब्लाइंडली सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ चलो आईपीओ वाली कंपनी आई है और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। हमेशा बिजनेस को समझो और उसी के साथ साथ प्रमोटर्स के रिलेटेड सारी चीज़ें समझो कि प्रमोटर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या वो चीज़ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और उसके बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो। सो अभी कंपनी के Q4 FY22 के कॉन कॉल्स अपडेट नहीं हुए हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको चीज़ें अपडेट कर दूंगा कि कहाँ पे हमें बिजनेस डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। सो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये स्मॉल कैप कंपनी है जो कि 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो यहाँ पे रैली आएगी तो भी बहुत ज़बरदस्त आती है और गिरावट होती है तो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। सो जितना हो सके बिजनेस को समझ के इन्वेस्ट करना, नहीं समझ आता है तो छोड़ दो, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।